हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट बायोलॉजी सेक्शन के अंदर हम लोगों ने हार्मोन्स और उनके कैरेक्टर्स के बारे में देखा था। हमने देखा था कि कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हार्मोन्स किस तरीके के होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, उसी टाइम पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास होती हैं जो कि हार्मोन सीक्रेट करती हैं। ओके, तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स के बारे में। ओके, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स। राइट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है। ठीक है, अभी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये बेसिकली मास्टर ग्लैंड कहलाती है ना। और मास्टर ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ये वो ग्लैंड है जो बेसिकली सारी की सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगी, है ना। तो ये वो ग्लैंड्स है जो कि जिसके सिक्रीशंस बाकी की दूसरी ग्लैंड्स के यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ग्रोथ के लिए और उनके रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। और पिट्यूटरी ग्लैंड को खुद कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है। ओके, तो हम लोग स्टार्टिंग पिट्यूटरी ग्लैंड से करेंगे। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दो ही तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफाइसिस जो होती है बच्चों, ये स्मॉल ओवल शेप ग्लैंड होती है जो कि हमारे ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होती है ना। तो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्रेन, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के जो बेस होता है उस पे प्रेजेंट होती है। राइट, अभी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों, इसके दो लोब्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का ये आगे वाला लोब होगा, ठीक है, और इसी तरीके से ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पीछे वाला लोब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दो लोब्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ये जो आगे वाला लोब होता है बच्चों, इसे एंटीरियर पिट्यूटरी या इसे एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। जबकि जो पीछे वाला लोब होता है ये वाला, इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी या इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का ही नेम हो गया, है ना। एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी और न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है, कुछ हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है। हम दोनों के हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वाई? बिकॉज hormones of pituitary या pituitary gland या hypophysis helps in regulation and growth of other endocrine glands. Okay, ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ग्रोथ एंड रेगुलेशन में हेल्प करता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का हम लोग ले रहे हैं एंटीरियर पार्ट। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी या इसी का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर एडिनो, ऐसे याद रखना आप लोग, है ना। तो देखो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं बच्चों इसके।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसका GH, जिसे कि हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है सोमेटोट्रोपिन। ठीक है, ओके। तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में पहले बात कर लेते हैं, एक एक हार्मोन को लेकर चलते हैं, है ना। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन मतलब बेसिकली ग्रोथ का ये काम करेगा, राइट। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल ग्रोथ ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर जनरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप लोगों को पता हो तो देखो, जैसे मैंने आप लोगों को पहले की क्लासेस में भी बताया है कि जो प्यूबर्टी होती है उससे पहले मेल और फीमेल दोनों एक जैसे लगते हैं, है ना, उनकी ग्रोथ एक जैसी चलती है, क्योंकि वहां पे ग्रोथ हार्मोन के थ्रू नॉर्मल ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, ये जो ग्रोथ हार्मोन के थ्रू ग्रोथ होती है बच्चों बॉडी में, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन, है ना, नए सेल्स का बनना, क्योंकि नए सेल्स बनेंगे तभी तो ग्रोथ होगी, राइट। इसी के अलावा हमारी बोन का इलांगेट होना, ठीक है, हमारी हाइट का बढ़ना। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं जनरल ग्रोथ से रिलेटेड, ये सारी की सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ओवर सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन रहता है ये, तो उससे डिजीज हो सकती है। हमने हार्मोन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है, राइट। तो क्या क्या कंट्रोल करेगा ये, जैसे कि इंक्रीज इन हाइट, ठीक है, elongation of bones, formation of new cells। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें होती है ग्रोथ हार्मोन देखता है। ठीक है, अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए, ओवर सिक्रीशन, ठीक है, मतलब हद से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा तो क्या होगा, हद से ज्यादा हमारे पास ग्रोथ हो जाएगी, है ना। तो इस डिजीज को बच्चों हम लोग बोलते हैं जाइगेंटिज्म। ठीक है, डिजीज को क्या बोलते हैं, जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म, ठीक है। आप लोग देखो इससे याद रख सकते हैं ग्रेट खली, है ना। तो खली को देखा आपने, उसकी बॉडी कितनी ज्यादा बड़ी है, उसकी हाइट कितनी ज्यादा है, ठीक है, उसका जो चिन है वो कितना लंबा है, उसकी जो बोन्स हैं वो कितनी इलोंगेटेड हैं, उसके जो हैंड्स हैं वो कितने ज्यादा बड़े हैं। तो आप उससे याद रख सकते हो, जाइगेंटिज्म हो जाती है ये। और अगर यही अंडर सिक्रीशन रह जाए, अंडर सिक्रीशन मतलब कि लो लेवल, है ना, तो उस डिजीज को बच्चों हम लोग बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्वार्फिज्म। ये दोनों डिजीजेस हैं। ठीक है, डिजीज या डिसऑर्डर। ओके, ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन, राइट। तो ये हमारे पास होता है पहला हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या है, ग्रोथ हार्मोन। आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा, राइट। लिख लीजिए प्लीज इसे। तो फर्स्ट हमारे पास आ गया ग्रोथ हार्मोन, ओके। सेकंड हमारे पास यहाँ पे आता है TSH। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो देखो नाम से पता चल रहा है थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है ना, थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है। इसका मतलब बेसिकली क्या है, ये वो हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड के रेगुलेशन और उससे जुड़े हुए हार्मोन्स को सीक्रेट कराने में हेल्प करता है, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर, देखें, स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस its hormones
ठीक है, ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है उसके हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। और इसी के अलावा ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ एंड रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। क्लियर हो गई ये दोनों चीजें। तो सेकंड हमारे पास क्या हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, किसी के भी पीछे स्टिमुलेटिंग लग जाए इसका मतलब उसे स्टिमुलेट कर रहा है। मैंने बोला पैराथायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका मतलब वो पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, है ना, इस तरीके से होता है। ओके, इसे प्लीज लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा हार्मोन है, देखो एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास आता है ACTH, इसका फुल फॉर्म होता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है उसके हार्मोन्स सिक्रीट करने के लिए। देखो एड्रिनो वर्ड आ रहा है ना, तो एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है। तो क्या होगा इसके अंदर, स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस इट्स हार्मोन्स, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली कॉर्टिकोट्रोपिक्स जो होते हैं, है ना, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है बच्चों, कई तरीके के हार्मोन सिक्रीट करती है। बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो कॉर्टेक्स और एक मेडुला, है ना। उसमें से एक जगह तो क्या करती है, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, इस तरीके के हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, है ना। और एक दूसरी जगह होती है जो कॉर्टिकॉइड सिक्रीट करती है। कॉर्टिकॉइड कैसे होते हैं, जैसे सेक्स कॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी जनरल ग्रोथ और रेगुलेशन के लिए। ओके, तो ये बेसिकली जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करवाती है, ठीक है। एंड ऑल्सो ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ एड्रिनल, ठीक है, ये उसकी ग्रोथ एंड रेगुलेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। इसे लिख लीजिए प्लीज। तो हमारे पास तीसरा हार्मोन हो गया ACTH। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं MSH। दिस इज नोन एज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ऑब्वियसली बात है मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेलानोसाइट्स। अभी मेलानोसाइट्स क्या होते हैं बच्चों, मेलानोसाइट्स हमारी स्किन के सेल्स होते हैं, ठीक है, जो मेलानिन पिगमेंट सिक्रीट करते हैं। बेसिकली इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी का स्किन कलर डिसाइड होता है ना। अगर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है तो डार्क स्किन टोन हो जाएगा, और अगर मेलानिन पिगमेंट कम है तो लाइट स्किन टोन होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स मेलानोसाइट्स, ठीक है, which are responsible for skin tone, ठीक है, हमारी स्किन टोन को स्टिमुलेट करता है, राइट। तो ये हमारे पास हो गया इसका फोर्थ हार्मोन, है ना, लिख लीजिए इसे। और कौन से हार्मोन होते हैं बच्चों, और दो हार्मोन्स तो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। कौन कौन से थे, FSH, जिसे क्या बोलते थे हम लोग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। और दूसरा हमारे पास क्या था, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। तो
तो दो तरीके के हार्मोन हमारे पास ये भी थे, और ये दोनों क्या कर रहे थे बच्चों, कंबाइनली ये दोनों गोनेड्स को उनके हार्मोन्स सीक्रेट कराने के लिए स्टिमुलेट कर रहे थे और उनकी ग्रोथ एंड रेगुलेशन में हेल्प भी कर रहे थे, है ना। तो इन दोनों का क्या फंक्शन हो जाएगा, ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ गोनेड्स, ठीक है। अच्छा, गोनेड्स को ग्रोथ एंड रेगुलेशन में बच्चों बहुत सारी चीजें होती हैं। कई जगह पे पीनियल ग्लैंड भी थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूट करती है ना। गोनेडोट्रोपिन्स जो होते हैं वो इसके अंदर, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम एक के साथ स्टिक नहीं होंगे, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। बट अभी अपने जो कोर्स में है हम थोड़ा सा अपर लेवल पढ़ रहे हैं, बिकॉज आप सभी लोग NTSC देने वाले हैं, है ना। और आई होप आप सभी लोगों का सिलेक्शन उसके अंदर होगा, बिकॉज आई नो यू गाइज हैव कैलिबर टू क्रैक NSO और NTSC एग्जाम्स, है ना। तो उसके अंदर हम लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो ग्रोथ एंड रेगुलेशन इन गोनेड्स, और क्या करते हैं ये, स्टिमुलेट्स गोनेड्स टू प्रोड्यूस देयर हॉर्मोन्स, है ना। ये क्या करता है, गोनेड्स को स्टिमुलेट करता है उसके हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। लिख लीजिए इसे। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास हो गए वो हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है। हमारे पास एक दूसरी पिट्यूटरी भी होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना, उसी का दूसरा लोब होता है। उसके हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट हमारे पास हो गई पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या था बच्चों, न्यूरो हाइपोफाइसिस, है ना, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। इसके कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं देखें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है बच्चों, बेसिकली ये दो ही हार्मोन सीक्रेट करती है ना। तो उसमें से पहला जो है वो है हमारे पास वैसोप्रेसिन, और वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम होता है बच्चों ADH, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ADH और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। देखो वैसोप्रेसिन वेसल को प्रेस करने वाला है ना, इससे अपन को याद करना है। बेसिकली ये क्या करता है, ये वाटर के रिटेंशन और रीअब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है, जो कि किडनीज में होता है। आप सभी लोगों को पता है कि जो किडनीज होती हैं वो ब्लड को फिल्टर करती है ना, और उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, कौन सा, यूरिया, ये उसको बाहर निकालती है, कैसे, फिल्टर करके, ओके। तो जब किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है ना बच्चों, तो उसमें यूरिया यानी कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी चली जाती हैं, है ना, जो हमारे लिए जरूरी है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, मिनरल्स, आयंस, है ना। तो हम इन चीजों को तो बाहर नहीं निकाल सकते, बिकॉज दे आर वेरी गुड फॉर अस, है ना, दे आर रिक्वायर्ड बाय अस, ओके। तो उन चीजों को हम क्या करते हैं, दोबारा रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं किडनी के अंदर ही। तो किडनी के अंदर एक सेल होता है हमारे पास जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, जिसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहा जाता है। और ये जो नेफ्रॉन होता है बच्चों, इसके स्ट्रक्चर जो होता है या इसके अंदर कैसी चीजें चलती हैं, आप लोग बड़ी क्लासेस में आके पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली एक स्टेप होता है जिसमें नेफ्रॉन जो भी जरूरी चीजें होती है उनको रीएब्सॉर्ब करता है ना, और उसमें वाटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वाटर जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और वाटर को हमें रीएब्सॉर्ब करना जरूरी है ना, ताकि वो यूरिया के साथ बहुत ज्यादा एक्सक्रीट ना हो जाए, हमारी बॉडी से बाहर ना निकल जाए। तो वैसोप्रेसिन हमारी उसमें हेल्प करता है, ओके। तो हेल्प्स एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर रीएब्सॉर्प्शन इन किडनी, ठीक है। और किडनी में भी कहा, नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये वहां पे हमारी हेल्प करता है, राइट। और जो दूसरा हार्मोन होता है बच्चों हमारे पास, वो है ऑक्सीटोसिन, ठीक है।
बहुत ही मिरेकल हार्मोन है ये, बहुत सारी चीजें करता है ये, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो हम लोगों को जानना है वो ये है कि बच्चों जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ के आए हैं, राइट। उसके अंदर लास्ट स्टेप क्या होता है, बर्थ ऑफ द बेबी, है ना, जिसे हम लोग डिलीवरी भी कहते हैं, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में पार्चुरेशन कहा जाता है। ओके, तो जब बेबी की डिलीवरी होती है, यानी बेबी का जब बर्थ होता है, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये दो चीजें होती हैं जिससे बेबी बाहर की तरफ पुश होता है। ओके, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना बच्चों, ये ऑक्सीटोसिन क्रिएट कराता है। ओके, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इट प्रोड्यूसेस contraction in uterus at the time of parturition, ठीक है, पार्चुरेशन के टाइम पे, यानी कि बर्थ ऑफ बेबी, है ना। तो बेबी के बर्थ के टाइम पे ये क्या करता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कराता है। ओके, दूसरा जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों वो ये है कि मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है ना। हम सब जानते हैं कि जो यंग वंस होते हैं हमारे, उनको मदर्स क्या करती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, यानी कि उसका जो मिल्क होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। 6 महीने तक तो उसको पानी भी नहीं देना चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ मदर का मिल्क देना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी गुड फॉर इट्स ग्रोथ, है ना। उससे कई सारी एंटीबॉडीज उसको मिलती है, उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है ना, ग्रोथ वगैरह में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है बच्चों कि जो मिल्क होता है उसको प्रोड्यूस तो एक हार्मोन कराता है जिसे प्रोलैक्टिन कहते हैं, है ना। प्रोलैक्टिन भी हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है, पर फिलहाल वो आपके कोर्स में नहीं है। तो मिल्क प्रोडक्शन तो ब्रेस्ट के अंदर प्रोलैक्टिन करता है, बट मिल्क इजेक्शन यानी कि ब्रेस्ट से मिल्क का बाहर निकलना ये ऑक्सीटोसिन कराता है। बेसिकली बच्चों क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हमारी फीलिंग्स से काफी ज्यादा कनेक्टेड है, इसे बिलीव हार्मोन भी कहते हैं। बेसिकली जब आप किसी के ऊपर बिलीव करते हो, है ना, जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड आया, उसने आपको बोला कि यार मुझे है ना एक ज़रूरत है तेरे से, या फिर मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, मुझे है ना कॉपी चाहिए, या फिर मुझे साइंस की बुक चाहिए, है ना, या फिर कोई भी अचानक से एकदम से आ जाता है, सपोज आप जा रहे हो और ऐसे कोई बैगर आ गया आपके पास, है ना, और वो बिल्कुल ऐसे पतला सा दिख रहा है और उसने बोला कि मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो अगर हम इसी पे बिलीव करके वो काम करते हैं, जैसे आपने अपने फ्रेंड को आपकी साइंस की बुक दे दी, या आपने उस बैगर को उसको कुछ खिला दिया समथिंग, है ना, तो ये चीज ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है बच्चों, है ना। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी पे बिलीव करते हैं तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और इसी से हम किसी को भी बिलीव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये इमोशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है, बट ये सब हम लोग बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमको इसका जो दूसरा फंक्शन है वो ये याद रखना है कि ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है ना। तो क्या होता है ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके हार्मोन्स के बारे में, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 हमारे पास कौन सी आ गई, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड को जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसे थर्ड आई भी कहते हैं, है ना। हमारे ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल पीछे की तरफ, दोनों आइज के बिल्कुल बीच में, यहाँ पे पीछे की तरफ ही होती है, बिल्कुल पी साइज की, मतलब बिल्कुल मटर का दाना होता है ना, उतनी सी होती है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज थर्ड आई, है ना, ऑल्सो नोन एज थर्ड आई, ठीक है।
present at the base of third ventricle of brain। ठीक है, तो ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल पे ये होती है ना, बिटवीन बोथ आईज। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल यहाँ नहीं, पीछे की तरफ, थर्ड वेंट्रिकल पीछे की तरफ। ओके, सामने से देखेंगे तो हमको यहाँ पे दिखाई देगी, है ना, और बिल्कुल पी साइज की होती है, पी साइज, मटर के दाने जितनी होती है। ठीक है, और इसका बेसिकली जो काम होता है बच्चों, वो हमारे गोनेड्स के रेगुलेशन में हेल्प करना, है ना, और इसी के साथ ये जो होती है, ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है उसको मेंटेन करके रखने का काम करती है ना। तो पहली चीज क्या होगी, रेगुलेशन ऑफ गोनेड्स। ठीक है, तो गोनेड्स के रेगुलेशन में ये हेल्प करती है। ओके, और जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका वो क्या है, एक्ट एज बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह बिहेव करती है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या होगा बच्चों, जैसे कि आप इसको ऐसे समझें, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आप ट्रेन में यहाँ से किशनगढ़ जा रहे हैं, है ना, या आप बस में जा रहे हैं ना। ओके, तो ऐसे किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या अपन को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हमारा स्टेशन आ गया या नहीं आ गया, राइट। तो जैसे आपको पता है कि यार आधे घंटे बाद किशनगढ़ आ जाएगा, है ना। अब अगर सपोज कीजिए आप किसी वजह से सो गए या आपका ध्यान नहीं रहा, तो अगर आप सो भी गए ना बच्चों, तो आप मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आधे घंटे से जस्ट पहले हमारी नींद खुल जाएगी अचानक से। क्यों? क्योंकि हमने हमारे दिमाग में ये फीड कर दिया है कि यार आधे घंटे बाद क्या होगा, क्या होगा, किशनगढ़ यानी हमारा स्टेशन आ जाएगा, राइट। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, ये बहुत अच्छे से काम करती है। ओके, ऐसा ही जैसे हमारा जो पूरा डेली रूटीन होता है, राइट, कि हम कितने बजे उठते हैं, है ना। अगर आप सपोज कीजिए रोज सुबह 6 बजे उठने की आपकी आदत है, ओके, तो अगर आप रात को 2 बजे भी सोओगे ना बच्चों, तो भी 6 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है ना। इसीलिए हम लोगों को कोई दूसरा टाइम टेबल सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने कई बार बात करी है पेरेंट टीचर मीटिंग में भी, कि जैसे कुछ बच्चों के लिए सुबह उठना काफी मुश्किल होता है ना। कुछ लोगों के लिए रात को देर तक पढ़ाई करना इजी होता है, कुछ के लिए वो मुश्किल होता है ना। कुछ बच्चों को 11 बजे भूख लगने लग जाती है, राइट, और कुछ बच्चों को 1-2 बजे खाने की आदत होती है, तो उनको तब भूख लगती है। कुछ बच्चे सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो उनको दोपहर में सोने की आदत होती है। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक्स है बच्चों, ये हमारी पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करती है। और जब एक साइकिल सेट हो जाता है, तो पीनियल ग्लैंड हमें उसी तरीके से बिहेव करवाती है। अगर हम अपना टाइम टेबल चेंज करना चाहते हैं तो इट इज पॉसिबल। बस क्या होता है कि पीनियल ग्लैंड को उस नए सेट टाइम टेबल, उस नए बायोलॉजिकल क्लॉक को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह उठ करके जो पढ़ाई होती है वो बेस्ट होती है ना। अगर हम सुबह उठ के बिल्कुल शांति में, जैसे कि मैंने कई बच्चों को मेडिटेशन के लिए भी सलाह दी है ना, तो अगर आप 10 मिनट ऐसे आराम से शांति से बैठ करके मेडिटेट करते हैं, राइट, फिर उसके बाद बहुत खुशी खुशी वाले मन से आप पढ़ने बैठते हैं, आप चीज़ों को रिवाइज करते हैं, आपको बहुत जल्दी याद होने लग जाएगा। मतलब मिरेकल टाइम होता है वो, है ना। तो अगर आप में से कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना बच्चों, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर उसको थोड़े दिन तक कंटिन्यू कीजिए, है ना। यहाँ हम लोग अगर बिहेवियरल थेरेपी के हिसाब से बात करें तो ये हमारे पास एक 21/90 डे रूल भी होता है कि कोई हैबिट को आपको पक्का करने में 21 डेज लगते हैं। अगर आप 21 डेज तक लगातार 6 बजे उठ रहे हो तो आपको 6 बजे उठने की आदत हो जाएगी। और अगर आप 90 डेज तक उसको लगातार कर रहे हो तो वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी, अनटिल एंड अनलेस आप उसको दोबारा चेंज ना करें, है ना। तो आप लोग सुबह उठने की कोशिश कीजिए, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल कीजिए, और आप देखिए कि आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे आपको चीजें याद होने लग जाएंगी, है ना। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक को कौन कंट्रोल करता है बच्चों, पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करती है, राइट। इसको लिख लीजिए। तो पीनियल ग्लैंड के बाद अब हमारे पास आती है थायराइड ग्लैंड, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आई होप आपको पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड अच्छे से समझ में आया होगा। तो अंटिल देन प्लीज कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।